इस खेल में दो सुपर पावर्स के मफादात का टकराव भी शामिल है। ये खेल क्या है? सोने और चांदी की कीमतों में होशरुबा इजाफे की दास्तान क्या है? दो कीमतों का चक्कर क्या है? पेपर चांदी और हकीकी चांदी क्या है? अमेरिका और चीन के मफादात कैसे टकराते हैं? हालिया क्रैश में ट्रंप की स्टेटमेंट और अमेरिकी सीएमई का क्या हाथ है? इस बार चीन ने मार्केट को क्यों नहीं बचाया? यूएस क्रिटिकल मिनरल्स लिस्ट में सिल्वर को शामिल कर लिया गया है। अमेरिका ने चांदी को अहम स्ट्रेटेजिक धात करार दिया है। मुस्तकबिल में क्या होने वाला है? इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? ग्लोबल सेट पॉडकास्ट डॉक्टर नासिर वेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। 2025 में सोने और चांदी की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची तो इन्वेस्टर्स ने अपना माल मता सब उनमें लगाना शुरू कर दिया। कई लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बेचकर सोने और चांदी में इन्वेस्ट किया। यही ट्रेंड जनवरी 2026 में भी जारी रहा, हत्ता के जनवरी के आखिरी वर्किंग डेज में मार्केट क्रैश कर गई। कीमतों में उतार और चढ़ाव ये सप्लाई और डिमांड की बुनियाद पर होता है। कीमतों में इस तरह का चढ़ाव आमतौर पर मसनूई हुआ करता है। जो लोग इसे शुरू में पकड़ लेते हैं, इस वेव को राइड करके मुनाफा कमाते और अपना पैसा सेफली निकाल लेते हैं, वो तो कामयाब रहते हैं। मसला उनका होता है जो बाद में जागते हैं और फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में खरीद लेते हैं, लालच में। उन्हें ये इल्म नहीं होता कि एग्जिट कब करना है। इस तरह की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में जो जितना जल्दी इन्वेस्ट करके मुनाफा कमा ले बच जाता है और लेट कमर्स मारे जाते हैं। लेकिन चांदी का ये खेल थोड़ा मुख्तलिफ है। इस वक्त दुनिया में इसकी एक नहीं दो कीमतें हैं, एक कागजी और एक हकीकी। इस खेल में दो सुपर पावर्स के मफादात का टकराव भी शामिल है। ये खेल क्या है? सोने और चांदी की कीमतों में होशरुबा इजाफे की दास्तान क्या है? दो कीमतों का चक्कर क्या है? पेपर चांदी और हकीकी चांदी क्या है? अमेरिका और चीन के मफादात कैसे टकराते हैं? हालिया क्रैश में ट्रंप की स्टेटमेंट और अमेरिकी सीएमई का क्या हाथ है? इस बार चीन ने मार्केट को क्यों नहीं बचाया? मुस्तकबिल में क्या होने वाला है? इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? आज के प्रोग्राम में इस सब पर बात करेंगे। तो अगले 10 से 15 मिनट तक ध्यान जरा इधर, और अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए आगाज करते हैं। जनवरी 2026 के आखिर में, खासतौर पर 30-31 जनवरी को सोने और चांदी की कीमतें कुछ इस तरह से क्रैश की कि हर कोई शॉक में था कि ये क्या हुआ। चांदी तकरीबन $121 फी आउंस की तारीखी बुलंद तरीन सतह से एक दिन में 27 से 33% गिरकर $78 से $98 के आसपास आके पहुंच गई। ये 1980 के बाद एक दिन में सबसे बड़ी कमी थी। सोना $5500 से $5600 से 9 से 12% गिर के $4770 से $5100 के करीब आ गया। एक सेशन में खरबों डॉलर का नुकसान हुआ। यह भी दावा किया जा रहा है कि यह लिक्विडेशन की तारीख की सबसे बड़ी लहरों में से एक थी। लेकिन इससे पहले क्या हुआ? 2025 में चांदी की कीमतों ने तारीखी इजाफा देखा। जनवरी 2025 में $29 से शुरू होकर दिसंबर में $64.30 तक ही पहुंच गई फी आउंस कीमत चांदी की। फिर जनवरी 2026 में $121 तक पहुंच गई। साल भर में 119% से भी ज्यादा का इजाफा। गोल्ड सिल्वर रेशियो 1:67 तक गिरा, यानी चांदी की कीमत गोल्ड से भी ज्यादा तेज चढ़ी। यह एक इंतहाई गैर मामूली किस्म का फिनोमिनन था। अब चांदी की दो कीमतें हैं हुजूर, एक पेपर और एक हकीकी। क्यों चल रही हैं? अहम बात, दुनिया में ये चांदी की दो कीमतें हैं, ये एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। पहली हकीकी और फिजिकल चांदी, ये वो है जो आप हाथ में पकड़ सकते हैं। बार्स हैं, सिल्वर ईगल सिक्के हैं, 100 आउंस की बार्स हैं। ये या इसके अलावा जो फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाली सिल्वर की धात है, जब आप डीलर से खरीदते हैं, जैसे जेएम बुलियन है, एपी मैक्स है, या पाकिस्तानी या भारत की दुकानों से, तो ये इसमें क्या होता है? सबसे पहले तो स्पॉट प्राइस होती है। इसके अलावा आप इसके ऊपर प्रीमियम अदा करते हैं। प्रीमियम बनाने वाला, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, इंश्योरेंस, डीलर का मुनाफा,
टैक्स वगैरह इसका इजाफी खर्चा इसमें शामिल हो जाता है। नॉर्मल मार्केट में प्रीमियम 2 से 8% होता है, लेकिन जब सप्लाई कम हो तो ये 10 से 27% या 40 से 50% भी हो सकता है। अब आते हैं पेपर चांदी की तरफ। ये हकीकी धात नहीं होती, ये बेट्स होती हैं या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जैसे SLV वगैरह, जो ज्यादातर कॉमेक्स यानी कि शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज CME की कमोडिटी एक्सचेंज कॉमेक्स पर ट्रेड होते हैं। ट्रेडर्स कीमत पर बेट लगाते हैं। हकीकी धात लेने की जरूरत नहीं होती, इनके हाथ में हकीकी धात आती नहीं है। रोजाना ट्रेड हकीकी चांदी की मिकदार से 100 से 500 गुना तक हो सकती है। यही स्पॉट प्राइस है जो आप फोन पर देखते हैं। अब कैसे, ये मैं आपको समझाता हूं। फर्ज कीजिए कि एक पार्किंग का एक ही स्पॉट है, मालिक इसे 100 से 500 लोगों को बेच देता है, टिकट्स भेज देता है कि हाँ जी, ये आप सबके पास एक पार्किंग स्पॉट है, ये जगह तुम्हारी है। यानी पार्किंग स्पॉट एक है और 100 से 500 लोग इस पर कारोबार कर रहे हैं, और लोग ये टिकट्स या टोकन्स आपस में खरीद भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। कीमत मार्केट के जज्बात, जो मार्केट सेंटिमेंट्स है, उसके हिसाब से उतार चढ़ाव देखती है, लेकिन दर हकीकत तो कार एक ही पार्क हो सकती है। टिकट की कीमत यानी कि पेपर की गिर सकती है, लेकिन अगर आप हकीकी जगह पर फिजिकल पार्किंग स्पॉट लेने के लिए जाएंगे तो वो महंगी मिलेगी, या हो सकता है मिले ही ना। यही हाल चांदी का है। अब जब हाल ही में जनवरी 2026 के आखिर में चांदी की पेपर प्राइस कॉमेक्स पर जो कीमत दिखाई देती है और फ्यूचर्स और जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETFs में होती है, वो बहुत तेजी से गिर गई। तो इसके बावजूद हकीकी चांदी जो फिजिकल सिल्वर है, बाजार से मिलती है, सिक्के हैं, इंडस्ट्रियल उसमें इस्तेमाल होती है, उसकी कीमत और दस्तयाबी पर कोई खास असर नहीं पड़ा, बल्कि हकीकी चांदी और भी महंगी हो गई और मुश्किल से मिल रही है। शंघाई और इंडिया में फिजिकल प्रीमियम 20 से 50% है। शंघाई और इंडिया जैसी बड़ी हकीकी मार्केट्स में लोग हकीकी चांदी खरीद रहे हैं। वहां कीमत कॉमेक्स की कीमत से 20 से 50% या इससे भी ज्यादा ऊपर है। यानी अगर कॉमेक्स पर $80 दिखाए जा रहे हैं तो शंघाई में हकीकी चांदी की कीमत 96 से $120 तक मिल रही है। ये फर्क प्रीमियम कहलाता है। अब अमेरिकन सिल्वर ईगल एक मशहूर 1 आउंस का सरकारी सिक्का है। ये कमोडिटी एक्सचेंज पर इसकी कीमत 64 से $68 के करीब थी क्रैश के बाद। तब भी ये सिक्का 75 से $80 में फरोख्त हो रहा था हकीकी, यानी 7 से $16 का प्रीमियम, 1927% ज्यादा। इसके बाद ये प्रीमियम नॉर्मल से कई गुना ज्यादा है। नॉर्मल हालात में ये $3 से $5 होता है। फिर आ जाते हैं 100 आउंस की बड़ी बार, जो बड़े खरीदार या इन्वेस्टर्स लेते हैं। वो भी 65 से $67 फी आउंस मिल रही थी, जबकि कमोडिटी एक्सचेंज पर कीमत इससे नीचे थी। यानी इतनी बड़ी बार पर भी $1 से $3 फी आउंस का प्रीमियम था, जो बड़ी मिकदार के लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट है। इसके अलावा आपको प्रोडक्ट्स फौरी तौर पर दस्तयाब नहीं थी। ऑर्डर करने पर 4 से 6 हफ्ते का वेट करना पड़ा था, इंतजार मिल रहा था। कई प्रोडक्ट स्टॉक में थी ही नहीं, ऑर्डर लेना बंद कर दिया गया था क्योंकि डीलर्स को खुद चांदी नहीं मिल रही थी। ये सब कुछ मिलकर एक सप्लाई का क्राइसिस दिखाता है। पेपर मार्केट या कमोडिटी एक्सचेंज में कीमत गिर सकती है क्योंकि वहां लोग सिर्फ बेट लगा रहे हैं। वहां पर 1 आउंस के पीछे 100 या 500 लोग उसकी खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, लेवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं और उसे बेच भी रहे हैं तो मजबूरन बेच रहे हैं। लेकिन हकीकी दुनिया में, जैसे चीन में, इंडिया में फैक्ट्रियां हैं, सोलर कंपनियां हैं, EV कंपनियां हैं, वहां चांदी की तलब बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है। इसलिए हकीकी चांदी की कीमत गिरने की बजाय और ऊपर जा रही है या बहुत महंगी और मुश्किल से मिल रही है। अब आपको एक मिसाल आखिरी बताता हूं कैसे। जैसे किसी बड़ी दुकान का आप कहते हैं, आप चावल लेने के लिए जाते हैं, $50 फी बोरी का रेट है, ये पेपर मार्केट का रेट है। लेकिन जब आप दुकान पर जाते हैं तो वो कहता है हुजूर बोरी $70 में मिलेगी और वो भी 2 हफ्ते के बाद, स्टॉक खत्म है। तो असल में चावल की कीमत $70 है, ना कि $50। इसी तरह चांदी की हकीकी कीमत वही है जो आपको फिजिकल खरीदने पर अदा करनी पड़ रही है, ना कि जो कॉमिक्स पर दिखाई दे रही है। अब इसमें इन दोनों कीमतों में सिर्फ कीमतों का टकराव नहीं है, इसके पीछे 2 सुपर पावर्स का टकराव है, अमेरिका और चीन के मफादात का टकराव। अमेरिका चाहता है कि सोने और चांदी की कीमतें कम रहे, चीन चाहता है कि कीमतें बुलंद रहे। ये टकराव क्यों है? अमेरिका की ख्वाहिश ये क्यों है? वो क्यों चाहता है कि सोने और चांदी की कीमतें कम रहे? दरअसल अमेरिका की पूरी माशी ताकत
डॉलर की बादशाहत पर खड़ी है। अगर सोने और चांदी की कीमतें बहुत ज्यादा चढ़ जाएं, तो लोग, ममालिक हैं, बैंक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो सोचेंगे डॉलर तो प्रिंट होता रहता है, इसकी कदर घटती रहती है, सोना चांदी तो महदूद है, प्रिंट नहीं हो सकते, इनमें पैसा लगाते हैं। ये सोच फैल गई तो लोग डॉलर कम रखेंगे, सोना चांदी ज्यादा खरीदेंगे, डॉलर की तलब कम हो जाएगी, डॉलर की कदर घट जाएगी और अमेरिका की दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी होने की पोजीशन कमजोर हो जाएगी। चीन की ख्वाहिश ज्यादा कीमत की क्यों है, ये भी आपको बता देते हैं। चीन के पास दुनिया का सबसे ज्यादा हकीकी सोना और चांदी है और दीगर आम धाते भी हैं। वो इनकी कानकनी करता है, रिफाइन करता है, प्रोसेस करता है और एक्सपोर्ट पर भी कंट्रोल करता है। फिर सारे के सारे सप्लाई चेन रूट्स भी उसके पास हैं। अगर सोना और चांदी की कीमतें बहुत ज्यादा चढ़ जाती हैं, दुनिया भर के ममालिक सोचेंगे डॉलर पर इन्हिसार कम करते हैं, तिजारत सोना चांदी से उस पे करते हैं या मेटल बैग करेंसी इस्तेमाल करते हैं। इस नए सिस्टम में चीन सबसे ताकतवर पोजीशन में आ जाएगा क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा मेटल्स हैं। अमेरिका की मईशत डॉलर्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स और लिक्विडिटी पर कैसे चलती है, पहले ये आपको बताता हूं। देखिए, अमेरिका की ताकत का राज यूएस डॉलर का दुनिया भर में प्राइमरी रिजर्व करेंसी होना है। अब प्राइमरी रिजर्व करेंसी का मतलब क्या है? दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक अपने मरकजी बैंक में सबसे ज्यादा पैसा डॉलर में रखते हैं। तेल की खरीदो फरोख्त डॉलर में होती है, बैनुल-अक़वामी तिजारत का बड़ा हिस्सा डॉलर में होता है, कर्जे, सरमायाकारी, बैंक अकाउंट सब में डॉलर बतौर प्राइमरी करेंसी इस्तेमाल होता है। अब इससे अमेरिका को क्या फायदा होता है? सबसे पहला फायदा, बहुत सस्ते कर्जे मिल जाते हैं। दुनिया भर के लोगों और हुकूमतों को अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स क्या है? ये अमेरिका के कर्ज के मुआहदे के बॉन्ड्स हैं कि आप हमसे ये बॉन्ड्स ले लें, जब आपको डॉलर चाहिए होगा तो हम आपको इसके एवज डॉलर दे देंगे। और दुनिया जानती है कि लैनिस्टर्स की तरह अमेरिका ऑलवेज पेज इट्स डेट्स। ये बॉन्ड्स खरीदने वालों की तादाद बहुत ज्यादा होती है तो अमेरिका को बहुत कम सूद पर कर्ज मिल जाता है। दूसरा, बजट के बहुत बड़े खसारे के बावजूद मईशत चला सकता है। अमेरिका जितना कमाता है उससे ज्यादा खर्च करता है, फिर भी इसे कोई परेशानी नहीं क्योंकि दुनिया वाले इसके बॉन्ड्स खरीदते रहते हैं। इस वक्त अमेरिका 37 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज के नीचे दबा हुआ है। ये क्यों चल रहा है? इसलिए क्योंकि डॉलर प्राइमरी रिजर्व करेंसी है। इसके अलावा कुछ सियासी फायदे भी हैं। पाबंदियां लगाने की ताकत है। चूंकि सब डॉलर इस्तेमाल करते हैं तो अमेरिका कह सकता है, अच्छा तुमने ये किया तो हम तुम्हारा डॉलर अकाउंट बंद कर देंगे, और वो मुल्क माशी तौर पर मफलूज हो जाता है क्योंकि उसे तेल खरीदने और बैनुल-अक़वामी तजारत करने के लिए डॉलर्स चाहिए होते हैं। चौथा, वॉल स्ट्रीट की लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का मतलब है कि पैसा बहुत आसानी से इधर उधर बह सकता है, आ जा सकता है, ट्रांजैक्शंस आसान होती हैं। डॉलर की वजह से अमेरिका में बैंक, स्टॉक मार्केट, कंपनियां बहुत तेजी से पैसा इकट्ठा कर सकती हैं, कर्ज ले सकती हैं, सरमायाकारी कर सकती हैं। ये लिक्विडिटी ही वॉल स्ट्रीट को दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सेंटर बनाती है। अब ये भी देख लेते हैं कि अगर लोग डॉलर छोड़कर सोने चांदी में तिजारत करने लगे तो क्या होगा? डॉलर की तलब कम हो जाएगी, डॉलर की कदर घट जाएगी, अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी, ट्रेजरी बॉन्ड्स की तलब कम होगी तो सूद की शरह बढ़ेगी, अमेरिका के लिए कर्ज महंगा हो जाएगा, वॉल स्ट्रीट में पैसा कम बहेगा, स्टॉक मार्केट गिर सकती है, अमेरिका की माशी और सियासी ताकत कम हो जाएगी। चीन हकीकी धातों का बादशाह क्यों है? हकीकी धातों से मुराद वो धातें हैं जो कान से निकाली जाती हैं, पिघलाई और साफ की जाती हैं और फिर फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होती हैं, जैसे चांदी सोलर पैनल्स में, तांबा तारों में, रेयर अर्थ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियों में। ये धातें कागज की तरह प्रिंट नहीं हो सकती, इनकी मिकदार महदूद है और उन्हें निकालना और तैयार करना बहुत मुश्किल और महंगा काम है। अब चीन का कंट्रोल इन चार बड़ी चीजों पर है, धातों पर है। पहला, सोना। चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोने का कानकुन है। हर साल तकरीबन 350 से 400 टन सोना निकालता है, यानी आलमी पैदावार का 10 से 12% बनता है। यानी दुनिया में जितना भी नया सोना कान से निकलता है उसका तकरीबन हर 10वां हिस्सा चीन निकालता है। इसके अलावा चीन के मरकजी बैंक के पास सरकारी रिजर्व में 2303 टन सोना है। यह 2025 के तीसरे क्वार्टर की रिपोर्ट के मुताबिक है और अभी भी वो मुसलसल खरीद रहा है। दूसरी धात है चांदी। कानकनी में चीन का 12 से 13% हिस्सा है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि चांदी को साफ करने और इस्तेमाल करने के काबिल बनाने यानी उसकी रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग में चीन का हिस्सा 60 से 70% है। लेकिन दुनिया भर में
जितनी भी चांदी फैक्ट्रियों के लिए तैयार होती है उसका बेशतर हिस्सा चीन में साफ किया जाता है। 2026 से चीन ने एक नई पॉलिसी बनाई है। अब चांदी सिर्फ 44 मखसूस कंपनियों को एक्सपोर्ट करने की इजाजत है और उन कंपनियों के पास कम से कम 80 टन सालाना प्रोडक्शन और बड़ी क्रेडिट लाइन होनी चाहिए। मतलब चीन ने चांदी के दरवाजे तकरीबन बंद कर दिए हैं। तीसरी धात है कॉपर या तांबा। तांबे को साफ और इस्तेमाल करने के लायक यानी कि रिफाइंड आउटपुट में चीन का हिस्सा 50 से 60% है। 2025 में चीन ने तांबे की रिफाइनिंग में रिकॉर्ड इजाफा किया। तांबा बिजली की तारों, मोटर्स, ईवीज और बहुत सी चीजों के लिए नागुज़ीर है। चौथे हैं रेयर अर्थ और बैटरी मेटल्स। रेयर अर्थ अनासर जो इलेक्ट्रिक मोटर्स, विंड टर्बाइंस, मोबाइल फोन्स, लिथियम बैटरियों में इस्तेमाल होते हैं, इनकी कानकनी में चीन का हिस्सा 60 से 70% है। इन्हें प्रोसेस और रिफाइन करने में 90 से 94% हिस्सा चीन का है। यानी दुनिया इन धातों के बगैर ना तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना सकती है, ना सोलर पैनल्स, ना विंड एनर्जी, ना जदीद हथियार। चीन किन चीजों को कंट्रोल कर रहा है? एक तो कानकनी यानी माइनिंग, कुछ धातों में सबसे ज्यादा पैदावार। प्रोसेसिंग या रिफाइनमेंट यानी खाम धात को साफ और इस्तेमाल करने के लायक बनाना। गैर कानशुदा रिजर्व्स जो अभी जमीन में पड़े हैं उनका भी बड़ा हिस्सा चीन के कंट्रोल में है। एक्सपोर्ट कौन कितनी मिकदार बाहर भेज सकता है ये भी फैसला चीन करता है। कुछ ममालिक खासतौर पर ब्रिक्स जिसमें कि ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, जनूबी अफ्रीका, वो ये कह रहे हैं कि हर चीज डॉलर में क्यों ना तिजारत सोने, चांदी या दीगर धातों के साथ की जाए या करेंसी को धातों से जोड़ दिया जाए जैसे पुराने जमाने में सोने के सिक्के हुआ करते थे। ब्रिक्स ने अपना एक करेंसी लॉन्च की है जिसका नाम यूनिट है। इसके ऊपर मैं एक अलहदा वीडियो करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये क्या है। अब मामला यह है कि अगर ऐसा होता है तो चाबी बीजिंग के हाथ में चली जाएगी क्योंकि सबसे ज्यादा सोना, चांदी, तांबा, रेयर अर्थ वगैरह चीन के पास है या चीन के कंट्रोल में है। जो मुल्क ज्यादा धातें रखेगा वो ज्यादा ताकतवर होगा और चीन इस मामले में सबसे आगे है। इसलिए चीन और अमेरिका की ख्वाहिशें एक दूसरे से मुतसादम हैं। चीन चाहता है कि सोना और चांदी की कीमतें बहुत ज्यादा चढ़ जाएं क्योंकि इससे उसके पास मौजूद धातों की मालियत बढ़ जाएगी। दुनिया डॉलर छोड़कर मेटल्स की तरफ आ जाएगी। चीन की माशी और सियासी ताकत बढ़ जाएगी। अमेरिका चाहता है कि ये ताकतें कम रहें क्योंकि अगर कीमतें कम रहेंगी तो लोग सोना चांदी उनकी तरफ कम जाएंगे, डॉलर पर ही इन्हिसार करते रहेंगे। अमेरिका की पुरानी ताकत बरकरार रहेगी। खुलासा एक लाइन में यह है जनाब कि चीन के पास धातों का स्टॉक और फैक्ट्रियों में दोनों चीजें हैं, इसलिए वो चाहता है कि धातों की कीमत आसमान को छूती रहे। अमेरिका के पास धातों का स्टॉक नहीं है, उसके पास सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस है, डॉलर है, इसलिए वो चाहता है कि धातों की कीमतें नीचे रहें ताकि इसका प्रिंटिंग प्रेस सबसे कीमती रहे। अब आइए जरा देख लेते हैं कि जो हालिया क्रैश हुआ है इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने इसे किस तरीके से ऑर्केस्ट्रेट किया। हुआ कुछ यूं कि कीमतें चांदी की आसमान से बातें कर रही थी। 27 जनवरी को ट्रंप का एक बयान आता है। ट्रंप ने कहा क्या? उसने कहा जनाब कि कमजोर डॉलर अमेरिका के कारोबार के लिए अच्छा है। चीन और जापान अपनी करेंसी कमजोर कर रहे हैं, ये बात उन्होंने कर दी। अब मार्केट ने इसे कैसे समझा? उन्होंने कहा अच्छा अगर डॉलर कमजोर होगा तो अमेरिकी बरामदात जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सस्ती हो जाएंगी, अमेरिकी कंपनियों को फायदा। मार्केट ने सोचा ट्रंप हुकूमत डॉलर को कमजोर रखना चाहती है। नतीजा ट्रेडर्स ने डॉलर शॉर्ट किया, डॉलर गिरने पर पैसा कमाया और सोना चांदी लॉन्ग किया यानी कि कीमत बढ़ने पर पैसा कमाया। डॉलर बेचा और सोना चांदी खरीदा। उस रोज सोने और चांदी ने नई तारीखी बुलंद तरीन सतह ऑल टाइम हाई हिट कर ली। तो अब इन हालात में कि जब लोग डॉलर बेच रहे हैं कि जनाब ये तो गिरने वाला है, सोना चांदी खरीद रहे हैं कि जनाब ये तो उठेगा, ऐसे में 30 जनवरी को फेडरल रिजर्व के चेयरमैन के तौर पर ट्रंप केविन वॉश की तैनाती कर देते हैं। ये साबिक फेड गवर्नर, इनको अगला फेडरल रिजर्व का चेयरमैन। अब केविन वॉश कौन है? ये बहुत सख्त पॉलिसियों वाला हॉकिश स्ट्रॉन्ग डॉलर का हामी है। ये कहता है जनाब कि क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है मैं इसके खिलाफ हूं, आसान पैसा प्रिंटिंग नहीं होनी चाहिए। यानी वो कम सूद की शर्रा और ज्यादा पैसा छापने को पसंद नहीं करते हैं। मार्केट को तो धोखा हो गया, वो तो समझ रहे थे कि ये तो गिरेगी, तो डॉलर की कीमत गिरने वाली है, और आ गया वॉश जो कि ऐसा करता ही नहीं है। अब इसका मार्केट पे क्या असर पड़ा? पहले लोग सोच रहे थे डॉलर कमजोर रहेगा, 27 जनवरी तक की बात। अब अचानक अब डॉलर मजबूत होगा, सूद की शरह ज्यादा रहेगी, आसान पैसा खत्म। लोगों को लगा कि इन्हें फूल कर दिया गया है, धोखा दे दिया गया है।
नतीजा, सबने जल्दी से सोना चांदी बेचकर डॉलर खरीदना शुरू कर दिया। ये डीबेसमेंट ट्रेड, पैसा कमजोर होने का ट्रेड, खत्म हो गया। अब हुआ क्या कि ये जो शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है, जहां पर कि ये मैंने आपको बताया कागजी चांदी की सारी कॉमेक्स होती है, कमोडिटी एक्सचेंज होती है, इन्होंने मार्जिन की शरह बढ़ा दी 31 जनवरी को। गोल्ड की जो शरह थी उसको 8% से 8.8% कर दिया। 8% नॉर्मल होती है, 8.8% हाई रिस्क होती है। और चांदी की 15% से बढ़ाकर 16.5% तक कर दी। अब ये मार्जिन क्या होता है ये आपको बताना बड़ा जरूरी है। ये जी एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है कि आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो पूरा पैसा नहीं देते, सिर्फ 10 से 15% दे देते हैं। मतलब अगर आपने 100 आउंस का है तो आपने उसमें से 10 से 15% पैसे दिए और आप 100 आउंस की ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको क्योंकि आपको असल सोना तो मिलना नहीं है, और वो भी आपको बताया 100 से 300 से 500 लोगों को दे सकते हैं। आपको एक मिसाल देके बताता हूँ। फर्ज कीजिए कि एक करोड़ का फ्लैट है, 10% डाउन पेमेंट यानी कि 10 लाख रुपए पर आपने बुक कर लिया है, बाकी 90 लाख आपने बाद में देना है उनको। लेकिन आप उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं, बेच सकते हैं इसको। आप इस करोड़ पे आप खेल रहे हैं सिर्फ 10 लाख देकर। अचानक जो रेगुलेटर है हुकूमत, वो कहता है कि नहीं जी, कल सुबह तक 25 से 40% जमा कराओ, यानी कि 25 से 40 लाख तक मजीद दो, वरना डील कैंसिल है, तुम्हारा ये 10 लाख भी गया। शाबाश। तो ज्यादातर लोगों के पास इतना इजाफी पैसा फौरी तौर पर नहीं होता, वो मजबूरन फ्लैट बेच देते हैं, चाहे नुकसान ही क्यों ना हो। जब सब बेचने लगते हैं तो फ्लैट की कीमतें गिर जाती हैं। फिर मजीद लोगों को मार्जिन कॉल आती है और गिरावट और ज्यादा हो जाती है। यही मार्केट में हुआ। ट्रेडर्स ने 10 से 15% डिपॉजिट पर बहुत बड़ी पोजीशन ली हुई थी, लॉन्ग पोजीशन के, जी हम 10 से 15% देते हैं, और वो खेल रहे थे कागजी चांदी के ऊपर, चलो ये दे देता हूं, ये दे देता हूं, और उस पर पैसे कमा रहे थे। सीएमई जो है शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज ने मार्जिन बढ़ा दिया। कीमत गिरने से मार्जिन कॉल आई, पैसा ना होने पर मजबूरन बेचना पड़ा। एल्गोरिदम ऑटो सेल ऑर्डर वो एक्टिवेट हो गए और फिर पैनिक फैल गया। एक दिन में बहुत बड़ी लिक्विडेशन हुई, जबरदस्ती बेचना पड़ा। इसी वजह से बिटकॉइन की भी बाद में कीमत गिर गई। तो ये एक पूरा का पूरा मार्केट में फॉल आ गया। 2011 में भी यही हुआ था। चांदी $50 तक पहुंची थी और सीएमई ने बार बार मार्जिन बढ़ाए, चांदी 50% से ज्यादा गिर गई थी। लेकिन होता यह था, मार्केट में पहले देखते थे कि चीन आकर गिरती हुई चांदी की कीमत को बचा लिया करता था, लेकिन इस दफा चीन ने नहीं बचाया। जब सोने या चांदी की कीमत बहुत गिर जाती है, मैंने आपको बताया क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा मेटल है, सोना है, चांदी है, सबसे बड़ा हकीकी धातुओं का खरीदार है, इस्तेमाल करनुंदा है, उसको उसने होल्ड किया हुआ है, तो वो आकर खरीद लेता है। ये खरीदारी कीमत को संभाल लेती है और गिरावट रुक जाती है। ये बात मार्केट में सबको मालूम है कि डिप में चीन आ जाएगा। इस बार चीन जनवरी 2026 को नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो यह कि जनवरी 2026 से नया सिल्वर एक्सपोर्ट कंट्रोल्स एक्ट वो लगा दिया उन्होंने अपना। उसमें यह है कि अब चांदी की एक्सपोर्ट की सिर्फ 44 खास कंपनियां, उनको इजाजत होगी। इन कंपनियों के पास बहुत बड़ी प्रोडक्शन और बहुत बड़ा बैंक क्रेडिट होना जरूरी है। मतलब चीन ने अपनी चांदी बाहर जाने से रोक दी है, वो खुद इस्तेमाल करना चाहता है या कंट्रोल में रखना चाहता है। दूसरा यह था कि शंघाई में कुछ बड़े सिल्वर फंड्स की ट्रेडिंग रोक दी गई थी। वजह, जब कीमत बहुत तेजी से गिर रही थी तो शंघाई के कुछ बड़े सिल्वर फंड्स जो चांदी खरीदते और होल्ड करते हैं, उनने ट्रेडिंग बंद कर दी। वजह यह थी कि वो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव था, वोलेटिलिटी थी, और वो खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे कि ये ना हो कि ऊपर नीचे इसके अंदर हम कहीं फंस जाएं और कहीं हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। दूसरा यह कि चीन स्ट्रेटेजिक सोच रहा है। चीन सोच रहा है हमें अपनी चांदी बचा कर रखनी है। अगर हम अभी गिरती कीमत पर खरीद भी लेंगे तो बाद में जब कीमत ऊपर चढ़ेगी तो हमारे पास कम चांदी होगी, हम उसको बेचेंगे, फिर उसमें पड़ने की हमें जरूरत नहीं है। इसका नतीजा क्या हुआ कि मगरबी मार्केट में, जो कि कमोडिटी एक्सचेंज है, वहां पर लोग बहुत तेजी से चांदी बेच रहे थे, क्योंकि चांदी तो उनके पास थी नहीं। उन्होंने बेट्स लगाई हुई थी, कागज थे, टोकन थे, उन्हें बेचना शुरू कर दिया। लेकिन एशिया में चीन की तरफ से कोई बड़ा खरीदार सामने नहीं आया। जब एक तरफ सब बेच रहे हों और दूसरी तरफ कोई बड़ा खरीदार ना हो तो लिक्विडिटी का खला बन जाता है, यानी खरीदार है ही नहीं, कीमत गिरती जाती है। यही वजह है कि कीमत इतनी तेजी से गिरी। अब हकीकी चांदी की कीमत अब भी बुलंद क्यों है? पेपर गिर गई है लेकिन फिजिकल अब भी महंगी क्यों? पेपर मार्केट कॉमिक्स में कीमत गिर गई है, लेकिन वहां लोग सिर्फ बेट लगा रहे थे और मजबूरन बेच रहे थे। लेकिन हकीकी चांदी जो फैक्ट्रियों, सोलर कंपनियों, ईवी कंपनियों में इस्तेमाल की जाती है, उसकी कीमत और दस्तयाबी में
कोई फर्क नहीं पड़ा। हकीकी सूरत हाल क्या है? फिजिकल प्रीमियम अब भी 10 से 20% से भी ज्यादा है। यानी अगर कॉमेक्स पर $80 दिखा रहा है तो हकीकी चांदी 88 से $104 के करीब या उससे भी ज्यादा मिलेगी। ग्लोबल मार्केट पिछले 5 साल से डेफिसिट में है, यानी हर साल डिमांड पैदावार से ज्यादा है। 2025 में डेफिसिट तकरीबन 95 से 230 मिलियन आउंस था, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक। पिछले 5 सालों का कुल डेफिसिट तकरीबन 820 मिलियन आउंस से ज्यादा है। पैदावार और डिमांड का बहुत फर्क है। सालाना पैदावार 1.05 बिलियन आउंस है और सालाना डिमांड 1.12 से 1.24 बिलियन आउंस है। यानी हर साल 70 से 190 मिलियन आउंसेस की कमी पड़ती है। 70% चांदी बाय प्रोडक्ट है। ये सबसे आम पॉइंट है। यानी चांदी बुनियादी तौर पर कॉपर, लेड और जिंक की कानों से निकलती है। चांदी की अपनी कान नहीं होती, ये कॉपर, लेड और जिंक की कानों से एज अ बाय प्रोडक्ट निकलती है। अगर चांदी की कीमत बहुत ज्यादा भी बढ़ जाए तो कॉपर या जिंक की कानों वाले फौरन ज्यादा जल्दी से चांदी नहीं निकाल सकते और नई कान खोलने में 5 से 10 साल लगते हैं। नतीजा यह है कि सप्लाई बहुत कम है और बढ़ाने में वक्त लगता है। डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए हकीकी चांदी की कीमत गिरने की बजाय अब भी बुलंद है और दस्तयाबी बहुत कम है। अच्छा, अब ये डिमांड की इतनी बड़ी वजह क्या है? डिमांड की वजह हुजूर नई टेक्नोलॉजी, उसकी इंडस्ट्री। चांदी के बगैर ये चीजें नहीं बन सकती। पहला, सोलर पैनल। हर पैनल में तकरीबन 20 ग्राम चांदी लगती है, 2/3 आउंस। 2025 में सोलर की रिकॉर्ड तनसीबात हुई 655 गीगावाट्स। इस सेक्टर ने अकेले 195 से 200 मिलियन आउंस से भी ज्यादा चांदी इस्तेमाल की। फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। एक आम इलेक्ट्रिक गाड़ी में 25 से 50 ग्राम चांदी लगती है, पुराने पेट्रोल गाड़ियों से कई गुना ज्यादा। और चीन और यूरोप में ईवी का बहुत बड़ा बूम है। डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स है। चांदी की बेहतरीन कंडक्टिविटी और एंटी माइक्रोबियल जरासीम कुछ सलाहियत की वजह से हथियारों, रडार्स, मवासलात, तिब्बी आलात में इसका इस्तेमाल नागुज़ीर है। और सबसे अहम एआई के डेटा सेंटर्स हैं। डेटा सेंटर्स में स्विचेस, कॉन्टैक्ट, सर्किट बोर्ड्स में चांदी लगती है। इसी की वजह से पावर और कूलिंग की जरूरत भी बहुत पड़ती है। एआई की वजह से बहुत मसला पड़ता है। अमेरिका और चाइना के डेटा सेंटर्स अकेले 2025 में 350 मिलियन आउंस के करीब चांदी इस्तेमाल उन्होंने की है। ये सब मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज हैं। ग्रीन एनर्जी, सोलर है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, ईवी है, मसनूई जहानत, एआई है। इन सब की तरक्की बगैर सोने के ये मुमकिन नहीं है कि आप इनको बना सकें, और इन सब में चांदी इस्तेमाल होती है। ये इररिप्लेसेबल है, यू कैन नॉट चेंज इट। अच्छा, इसके बाद ये भी हुआ कि जो ETFs हैं उन्होंने भी कुछ सूरत हाल सख्त कर दिए। आलमी सिल्वर ETFs में तकरीबन 845 मिलियन आउंस चांदी लॉक हो गई। ये चांदी वोल्ट्स में पड़ी हुई है, ना फैक्ट्रियों को मिल रही है ना आम लोगों को। इसकी वजह से भी कीमतें बढ़ी, तो ये भी एक फैक्टर था। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब एक खबर चल रही है कि जी मार्च तक मजीद स्लाइड हो सकती है, कीमत मजीद गिर सकती है। कुछ तज्जियाकार जैसे साबिक JPM वो ये कहते हैं कि जी ये एक बबल था, बुलबुला था। बबल से मुराद ये है कि चांदी की कीमत बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा चढ़ गई थी। जैसे गुब्बारा फूलता जाता है और एक वक्त पर आकर फटने का खतरा होता है। वजूहात जो वो बताते हैं वो ये कि जी कीमत बहुत ज्यादा चढ़ी। 2025 में चांदी तकरीबन $29 से $121 तक पहुंच गई। 300% से ज्यादा का इजाफा। ये बहुत तेज हरकत थी जो आमतौर पर पायदार नहीं होती, मसनूई होती है। प्रॉफिट बुकिंग थी। जिन लोगों ने कम कीमत पर खरीदा था वो अब भी ज्यादा मुनाफे पर बेच रहे हैं ताकि पैसा सेव करें। जब सब बेचने लगे तो कीमत गिरती है। ओवर लेवरेज है। बहुत से ट्रेडर्स ने सिर्फ 10 से 15% पैसा लगाकर बहुत बड़ी पोजीशन ली थी, लेवरेज इस्तेमाल किया था। जब कीमत थोड़ी सी भी गिरी तो मार्जिन कॉल आई और मजबूरन बेचना पड़ा, गिरावट बढ़ गई। फिर डॉलर की मजबूती, स्ट्रेंथ, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर डॉलर मजबूत हो रहा है तो सोना और चांदी जो डॉलर में कीमत रखते हैं आमतौर पर गिरते हैं। केविन वॉश की नामजदगी के बाद मार्केट को लगा कि डॉलर मजबूत हो सकता है। रेट्स और सूद की शरह, अगर सूद की शरह ज्यादा रहेगी तो लोग सोने चांदी की बजाय बॉन्ड्स या बैंक में पैसा रखना पसंद करेंगे क्योंकि वहां भी मुनाफा मिलेगा। मुमकिन करेक्शन $50 से $68 तक। कुछ तज्जियाकारों का ख्याल है कि गिरावट जारी रह सकती है और चांदी की कीमत $50 से $68 के दरमियान जाके रुकेगी, क्रैश के बाद वाली सतह से मजीद नीचे। ये शॉर्ट टर्म यानी कि कुछ हफ्तों से मार्च तक की बात है। अच्छा, अब मुस्तकबिल का अंदाजा, खरीदें ना खरीदें, इंतजार करें। पहली बात तो आपको ये बता दूं कि मैं कोई माशी माहिर नहीं हूं। मैं सिर्फ आपको एकेडमिक पर्पस के लिए जो मैंने पढ़ा है आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। ना तो मैं किसी को ये कह रहा हूं आप खरीदें, ना मैं किसी को ये कह रहा हूं कि आप बेचें।
तो अब मैं आपको बता देता हूं कि मुस्तकबिल के बारे में क्या अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जो स्टडीज़ हैं वो क्या कह रही हैं। लॉन्ग टर्म 1 से 2 साल में सूरत हाल बुलिश, कीमत बढ़ने वाली। क्यों? क्योंकि डेफिसिट है, हर साल डिमांड पैदावार से ज़्यादा है, तकरीबन 100 से 200 मिलियन आउंस की कमी है। दूसरा, ईवीज़ हैं, सोलर है, एआई का बूम है, ये सनतें चांदी की बहुत ज़्यादा तलब पैदा कर रही हैं और रुझान बढ़ता जा रहा है। और डी डॉलराइजेशन, दुनिया डॉलर से हटकर दूसरी चीज़ों, धातों की समत जारी है या मेटल बैक्ड करेंसीज की तरफ जा सकती है। फिर फेड लिक्विडिटी इंजेक्शन, इसने पैसा प्रिंट करना दोबारा शुरू कर दिया है, जो डॉलर की कदर घटाता है और सोने चांदी को सपोर्ट करता है। यूएस क्रिटिकल मिनरल्स लिस्ट में सिल्वर को शामिल कर लिया गया है। अमेरिका ने चांदी को अहम स्ट्रेटेजिक धात करार दिया है, जिससे मुस्तकबिल में सरकारी सपोर्ट या स्टॉक पाइलिंग हो सकती है। नतीजा लॉन्ग टर्म में यह है कि कीमत $100 से ऊपर जा सकती है। बाज लोग मून शॉट की बात करते हैं, यानी एक ही दिन में $10 से $20 अचानक चढ़ जाना, जैसे 2020-21 में कई बार ऐसा हुआ था। शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है जी? सूरत हाल बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, वोलेटिलिटी रहेगी, कीमत मजीद गिर भी सकती है या तेजी से वापस भी चढ़ सकती है। अब खरीदना महफूज है या इंतजार करें, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं सिर्फ मार्केट की सूरत हाल बता रहा हूँ। एकेडमिक पर्पस के लिए फैसला आपका जाती होगा, जो आपने करना है वो आप कीजिएगा। आम असूल जो लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं, यानी 1 से 2 साल या इससे भी ज़्यादा रखना चाहते हैं, तो डिप में हकीकी फिजिकल चांदी खरीदना अच्छा ख्याल हो सकता है, क्योंकि प्रीमियम के साथ भी अगर कीमत $70 से $80 पर आ जाए तो ये लॉन्ग टर्म में सस्ती खरीद समझी जा सकती है। पेपर फ्यूचर्स में लेवरेज से बचें, यानी ज़्यादा मार्जिन इस्तेमाल करके बड़ी पोजीशन ना लें, मार्जिन कॉल का खतरा बहुत ज्यादा है। हमेशा ये बात याद रखें, अपना रिस्क चेक करें। ग्रेड यानी सारा पैसा एक जगह पर लगाने से बचें, सिर्फ वही पैसा लगाएं जो आप खो सकते हैं, आप कहते हैं कि इजाफी है, यानी इमरजेंसी फंड, घर का खर्चा, बच्चों की फीस वगैरह को मत लगाइए। खुलासा कुछ यूं है जनाब कि $80 का झूठ है, पेपर प्राइस फिक्शन है। जो कीमत आप फोन पर देख रहे हैं $70, $80, $90, वो सिर्फ पेपर मार्केट है, कॉमिक्स की, फ्यूचर्स, ETFs की है। असल कीमत ये नहीं है। हकीकत कीमत ये बताती है कि प्रीमियम कितना लग रहा है, जो 10 से 27% है, डिलीवरी का वक्त कितना है, जो 4 से 6 हफ्ते है, स्टॉक आउट की सूरत हाल, प्रोडक्ट्स दस्तयाब नहीं है, मार्केट स्ट्रेस में है, सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है, पेपर और फिजिकल के दरमियान बहुत बड़ा फर्क है। जब ये फर्क खत्म होगा, यानी पेपर और फिजिकल कीमत करीब आएगी, तो बहुत बड़ा बूम आ सकता है, उभार आ सकता है। आखिरी बात, सब्र और समझदारी से काम लें। मार्केट में उतार चढ़ाव आम है, फोमो में मत पड़ें, फियर ऑफ मिसिंग आउट में लालची मत बने। अगर आप पुरसकून रहेंगे, जज्बात में फैसला नहीं करेंगे, तो इम्कान ज़्यादा है कि आप सही फैसला करेंगे। इसलिए लालच में मत आइए, सोच समझ कर अपनी पोजीशन देकर इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये सारी कहानी थी जनाब। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।